बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे और दिन के आगाज में आपको खुशखबरी तो मिल ही गई होगी। वैसे तो ये हुकूमत के लिए खुशखबरी है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद अब पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है और पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। डीजल की नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि आलमी मंडी में भी इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन वो उज़र हो या कोई और उज़र हो, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया है। सरप्राइज आपको मिल गया है, गिफ्ट आपको मिल गया है। अब जनाब, एक तो ये डेवलपमेंट थी और एक बहुत बड़ी और जो मस्बत पेशरफ्त हुई है, जो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हम उसे कहेंगे। 15 माह से जारी जो हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंग थी, उसके खात्मे के लिए मुआहिदा तय पा गया है और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कतर के वज़ीर आज़म ने कर दिया है। दोहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि कतर, मिस्र और अमरीका की मुश्तरका सालिसी में तनाज़े के फरीक़ैन मुआहिदे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं बिलाखिर। और कतरी वज़ीर आज़म के बयान के अहम निकात के मुताबिक ये जो मुआहिदा है, इसका इत्तलाक 19 जनवरी बरोज़ इतवार से होगा और जंग बंदी का पहला मरहला 42 रोज पर मुहित होगा और इसराइली फोर्सेस गजा के शहरी इलाकों से सरहद पर उनकी वापसी हो जाएगी और कैदियों और लाशों का तबादला, जख्मी और मरीजों को बाहर ले जाने की इजाजत भी होगी। इंसानी बुनियाद पर पूरे गजा की पट्टी में बड़े पैमाने पर इमदाद भी फराहम कर दी जाएगी और मुआहिदे के मुताबिक बेघर जो अफराद हैं उनकी वापसी और उनकी बहाली के लिए इमदाद फराहम की जाएगी। और पहले मरहले में हमास 33 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा और उसके बदले में जो इसराइल की कैद में मौजूद फलस्तीनी हैं उनकी एक मखसूस तादाद भी फिर रिहा कर दी जाएगी। और दूसरे और तीसरे मरहले की जो तफसीलात हैं वो पहले मरहले के मुकम्मल अमलदारी पर तय की जाएंगी और फिर दोनों फरीकैन को मुकम्मल तौर पर तीनों मराहिल पर बतदरीज अमल करना होगा और मजीद खूनरेजी और जंग से गुरेज करना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का ये कहना है कि अमरीकी सिफारतकारी रंग लाई है और इसराइल हमास जंग बंदी मुआहिदा हो गया है। लेबनान में जंग बंदी और ईरान की कमजोर होने के बाद हमास पर शदीद दबाव था और बदली हुई सूरत हाल के पेश नजर हमास को जंग बंदी के लिए मजबूर भी किया गया। मुआहिदे से गजा के अवाम अपने इलाकों में वापस आएंगे। जंग बंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुज़ाकरा जारी रहेंगे। इस पर नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मशरक़ वस्ता में मख्फियों की रिहाई का मुआहिदा हो गया, वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। इलेक्शन में तारीखी कामयाबी के बगैर जंग बंदी मुआहिदा नहीं हो सकता था। ये अमरीका और दुनिया के लिए कई बेहतरीन चीज़ों का नुक्ता आगाज़ है और वाइट हाउस में वापसी से पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उधर गजा में जंग बंदी मुआहिदे पर फ़लस्तीन में जश्न का समा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी मुआहिदे होने पर घरों से बाहर निकल आए हैं और खुशी में नारेबाजी कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमूर मशरिक़ा मंसूर जाफर साहब। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइएगा कि ऐलान हो गया, पहले तो इसके नकात पर जरा रोशनी डालिएगा। ये मरहलावार जो मुआहिदा किया गया है, इसमें दूसरे और तीसरे मरहले को रोका गया है और पहले मरहले में कुछ शर्तें रखी गई हैं, तो इस पर अमल दरामद होता हुआ देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। जो माजी में तारीख है इसराइल की, खासतौर पे जनरली माहिदात के हवाले से, वो तो कोई इतनी इंकरेजिंग नहीं है। खासतौर पे ये जो तूफान लक्सा का वाकया हुआ था, ये भी बुनियादी तौर पे इसराइल की जो 2014 में जंग थी उसकी जंग बंदी के जो माहिदा था उसकी खिलाफ वर्जी का ही एक नतीजा था कि जो चीज़ें तय की गई थी उसमें इसराइल, क्योंकि एक ऐसी यानी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं इसराइली कि जिनकी बदअहदी जो है वो एक मुसल्लमा अमर है और उस पर ख़ुद कुरान ने मोहर तस्दीक सब्त की है। और यहूदी जो है वो अपने अहदों का पास जो अहदे हैं उसका पास ना करने के हवाले से अपनी एक दुनिया भर में मशहूरी रखते हैं। तो खदशा तो ये मौजूद है इस वक्त भी कि इस वक्त इसराइल ने जो ये माहिदा किया है, क्योंकि इस वक्त जिस हमास को ख़त्म करने का दावा करके उन्होंने ये पूरी जंग 15 महीने जारी रखी थी और जिन मकासद के एलानिया और अपने कैदियों की रिहाई के हवाले से तो ना तो उनको कैदी आज तक मिल सके हैं। हमास पहले दिन से ही ये बात कर रही थी कि जंग बंदी की जाए ताकि उसके नतीजे में दीगर मामला तय किए जाएं, लेकिन इसराइल और अमेरिका हमास को खुद दहशतगर्द तंजीम करार दे के उसके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के हवाले से कतराते रहे हैं। अब बिलावास्ता मुज़ाकरात के नतीजे में आज उसी हमास के साथ जिसको अमेरिका और इसराइल दहशतगर्द समझते हैं उन्हें इस माहिदे पर दस्तखत करने पड़े हैं और इसके जो
दूसरे और तीसरे मराहल की तफसीलात को अभी इस वक्त मंजर आम पर नहीं लाया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसमें कुछ गजा की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से और ख़ास तौर पे गजा का जो पॉलिटिकल सेटअप है फ्यूचर का, उसकी तफसीलात तय होना ज़रूरी है। और वो इस वक्त अगर उसको पब्लिश कर दिया जाएगा या ऐलान कर दिया जाएगा, मुमकिन है कि ये जो कैदियों की रिहाई का बुनियादी मकसद है और इसी तरीके से जो जी। जंगबंदी के मकासद है वो हासिल ना हो सके। यही वजह है कि उसकी तफसीलात जो है वो इस पहले मरहले के अख्ताम पर जो है उसको आश्कार करने के हवाले से जो है वो सही। एक प्लान तय किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक फ़लस्तीनियों की उस 15 माह की जद्दोजहद Exactly. जिसमें उन्होंने इंतहाई सब्र और सबात के साथ, हौसले के साथ इसराइल की इस जंगी मशीन का जो है वो मर्दानावार मुकाबला किया है। और आज उनकी तरफ से जो जुबिलेशन अक्रॉस द गजा स्ट्रिप देखने में आ रही है, अगरचे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि वो अपने घरों से बाहर निकल आए, उनके हाँ, घर तो बिल्कुल। सारे तबाह कर दिए गए हैं। वो तो खैमा बस्तियों में और बिल्कुल, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत जिस अंदाज से उस पूरी बस्ती के अंदर बिखरे हुए हैं। और मैं Right. समझता हूँ जो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है इस वक्त फलस्तीनियों ने, वो उनका वो हक के वतन वापसी, यानी कम से कम फलस्तीन के अंदर हाँ कि वो जुनूब से शुमाल की तरफ उनको कहा जा रहा था कि ये नहीं जा सकेंगे। जी इसराइल ने वो तमाम शराइत तस्लीम की हैं कि जिसके नतीजे में उनकी जो एक मुस्तकिल प्रेजेंस को हमास डिनाई कर रही थी, बिल्कुल उन्होंने ठीक। फिलाडेल्फिया स्क्वायर से भी निकलने का वादा किया है। उन्होंने इसी तरीके से नेतेसोरियम स्कायर को भी छोड़ने का ऐलान किया है। उसकी वजह यह है कि इन तमाम पॉकेट्स में इसराइल को जितने बड़े पैमाने पे फौजी जानी नुकसान का हाँ। सामना करना पड़ा, उसके बाद उनका खुद फौजी जो है वो इन इलाकों में लड़ने के लिए तैयार और जी हाँ आमादा भी बिल्कुल, नहीं थे। यही चीज चल रही है। और यही मंसूर वजह साहब है जी, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी जो हैं वो उनका खून रंग आया होगा। 46,000 के करीब लोग हैं जो शहीद हो गए, जो फ़लस्तीनी शहीद हो गए बिल्कुल 15 माह के कुछ कम अरसे में। और लाखों लोग जो हैं वो बेघर हुए और मलबे तले बहुत सारे अभी भी दबे हुए हैं और इस हवाले से भी इत्तलात हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा कि एक हफ्ता पहले ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा जारी होता है और बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर अंदर ये मेजर डेवलपमेंट हो जाती है जंगबंदी की, गो के बहुत मस्बत पेशरफ्त है और इसका ही हम सबको इंतजार था। क्या समझते हैं आप नौमुंतखब अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका ओहदा संभालने से पहले इतनी बड़ी जो पेशरफ्त है वो हो जाना, और उसको उन्होंने कहा कि ये उनकी अचीवमेंट है ओहदा संभालने से पहले ही बहुत बड़ी, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, अचीवमेंट अगर वो इसको क्लेम करते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी उनकी और शिकस्त कोई नहीं हो सकती कि जिस हमास को खात्मे के लिए जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप जो है बैक आवाज होकर बातें करते रहे हैं और उनको दीवार के साथ लगाने की बातें करते रहे, आज उन्हीं के साथ मुज़ाकरात की मेज पे बैठ के जो है उन्होंने ये माहिदा जो है वो तय किया है। और इसको अगर वो अपनी फतह और शिकस्त कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुद फरेबी और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि जब उनकी तरफ से, इसराइल की तरफ से ये ग्रेटर मिडल ईस्ट का जो मैप जब जारी किया गया और उसके बाद जो बैक आवाज हो के अरब दुनिया, खलीजी ममालिक ने और ख़ास तौर पे दुनिया के आज़ाद मुल्कों की तरफ से जो एक रद्द अमल देखने में आया, वो अमेरिका के खास तौर पे इसराइल के उन सरपरस्तों की आंखें खोलने के लिए काफी था कि उनका वो प्लान जो है वो इस वक्त शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ चाहता। और ये वक्त था, और खास तौर पे ये जो इसमें ताखीर हुई इस जंगबंदी के माहदे के हवाले से, इसराइल को अमेरिका ने पूरा मौका दिया कि वो गजा की ईंट से ईंट बजा दे और यहाँ पे जिंदगी के तमाम आसार जो हैं और वसाइल जो हैं वो खत्म कर दे। लेकिन इसराइल अपने इस तमाम बर्बरियत के बावजूद जो है ये मकसद हासिल करने में नाकाम रहा। और यही वजह है कि आज इसराइल को और अमेरिका को इस अमन माहिदे, इस जंगबंदी माहिदे के हवाले से अपनी रजामंदी का इजहार करना पड़ा है। बिल्कुल ठीक। मंसूर साहब, हमने जंगबंदी के ऐलानात यहाँ पर पहले भी देखे हैं और हमने देखा कि किस तरह से यकतरफा तौर पर उसको मुस्तरद किया इसराइल ने। शुरू होने से पहले कुछ को ख़त्म कर दिया गया, कुछ शुरू भी हो गए तो उसके दरमियान में जो है इसराइल ने उस माहदे को तोड़ दिया। तो अब आप क्या देखते हैं, क्या अब ऑप्टिमिस्टिक हैं जो ये 19 जनवरी का बताया जा रहा है इतवार के रोज से जो है 42 रोज तक के लिए जंगबंदी होगी, इसमें आपको मुस्बत पेशरफ्त आपको दिखाई दे रही है? देखिए जी, इसमें मैं समझता हूँ जंगबंदी माहिदे जो ये माजी के माहिदे से इस हवाले से मुख्तलिफ है कि माजी के जितने भी जंगबंदी माहिदात हुए उसमें गारंटर कोई नहीं होता था। इस वक्त जो कतर, मिस्र और अमेरिका खुद इस माहिदे का या इस पर रूबा अमल लाने का गारंटर बना है और उन्होंने कहा है कि तमाम मराहिल को बड़ा माइन्यूटली मॉनिटर किया जाएगा। और यही वजह है कि इसमें एक थोड़ा सा कामयाबी का अंसर जो है वो दिखाई दे रहा है और एक उम्मीद पैदा हुई है कि शायद इस मर्तबा ये माहिदा जो है
वो हकीकी मानों में जो खित्ते के मसाइल हैं उसके हल के हवाले से कोई शुरुआत बन सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी खासतौर पे, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो पोस्ट गजा सिनेरियो है, यानी पोस्ट वार सिनेरियो है, उस हवाले से जो प्लान सामने आए थे वो बुनियादी तौर पे मिस्र के लिए बहुत बड़ा चैलेंज से बातें की जा रही थी कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल फोर्स जो है यूएन की क़यादत में वो इलाके तैनात की जाएगी जो गजा का इंतजाम और इंसराम संभालेगी। तो ये मिस्र के साथ, मिस्र की जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसी वजह से मिस्र ने भी और कतर ने भी अपनी ये जो पूरी डिप्लोमेसी है उसको बड़े अग्रेसिव अंदाज में आगे लेके चले हैं, और अमेरिका को इस बात पे कायल और माइल किया गया कि वो इस माहिदे के हवाले से अपना किरदार अदा करे। और इस वक्त जो गजा की जो जमीनी सूरत हाल है, जो मैदानी जंग की सूरत हाल है, वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। लेकिन इसराइल की जो दाखिली सिक्योरिटी और उसके साथ साथ जो दाखिली सियासत है, और बिलखुसूस ये जो यरगमाली हैं, इनके जो अहले खाना का जो दबाव नेतन्याहू हुकूमत पर, और अब देखना यह है कि नेतन्याहू हुकूमत के वो इंतहा पसंद वज़रा के जिन्होंने ऐलान किया था कि अगर ये माहिदा हो गया तो वो हुकूमत से निकल जाएंगे, अब नेतन्याहू की जो सियासी मौत जो है वो भी नविश्ता दीवार है। अगर उस मोचरेच एंड कंपनी उस अलायंस से निकल जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इसराइली हुकूमत है वो सियासी तौर पे किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकती है। नेतन्याहू की सेहत नविश्ता दीवार है, और उसके साथ साथ जो उनकी सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ जो मुकदमात है जिस अंदाज से आगे लेके चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि बाइडेन के दौर के खात्मे के साथ साथ जो है वो इसराइल के इस आखिरी फिरौन का जो है वो भी अंजाम जल्द होता हुआ देख रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, आप बात कर रहे थे बड़ी डिटेल में, हमने बात, बड़ी मस्बत पेशरफ्त है, और फ़लस्तीनियों के ऊपर जितना जुल्म हो गया इन 15 माह में उसकी कोई मिसाल आज तक तारीख में नहीं मिलती है। और अब आके अब देखते हैं कि ये जो अमन माहिदा, ये जो जंगबंदी का माहिदा हुआ, इस पर हम चाहेंगे, हम दुआगो हैं कि जनाब इस पर अमल दरामद भी हो, और बिल्कुल हम सलाम पेश करेंगे तमाम हीरोज को, उन वॉरियर्स को, उन डॉक्टर्स को जिन्होंने इन सख्त और कड़े हालात में भी वो डटे रहे और उन्होंने जनाब अपना काम जारी रखा, और फलस्तीनियों की हिम्मत उम्मीद करते हैं कि हक़ दिफा का एक्सक्यूज फिर से ना बनाया जाए। और अब जो मुल्क की सियासत है उस पर भी बात कर लेते हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छा जाएगा। तहरीक इंसाफ अपने मुतालबा तहरीरी तौर पर पेश करने का कह रही है, और हुकूमत का कहना है कि जब तहरीरी मुतालबा सामने आएंगे फिर देख कर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे सेशन में तहरीरी मुतालबा देंगे। बानी पीटीआई सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई मिलनी चाहिए। मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कर थर्ड सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे, तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रहे, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का गल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी। खुशी की खबर आएगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि पीटीआई सियासी कैदियों की लिस्ट दे, हुकूमत देखेगी कि सियासी कैदी हैं भी या नहीं। फिर उधर मौलाना फजलुर रहमान आजकल काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों में मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे हैं और सियासी इंतशार के खात्मे के लिए अपने मुफीद और मुफ्त मशवरे भी दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुल्क में जो सियासी इंतशार की वजह सियासतदानों के गलत रवैये ही हैं। सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। अगर सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। तो ये जी ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, जिस पर हम करेंगे डिस्कशन। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? जनाब वालेकुम सलाम, आप सुनाइए मिजाज शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यही जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर होने जा रहा है, आपको लगता है कि कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी? क्योंकि पहले 2 जो अदवार थे उनमें तो हमें कुछ इस तरह की पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो ना तो सामने आई, ना ही कोई मुस्बत पेशरफ्त देखने में आई। अब जो आज होने जा रहा है मुज़ाकरात का तीसरा दौर, उसमें क्या कोई मुस्बत पेशरफ्त देख रहे हैं आप? देखिए, बड़े मुतज़ाद इशारे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है, जो मुस्बत बात है वो ये कि अभी भी दोनों कैंप्स के अंदर ऐसे अफराद हैं कि जो इन मुज़ाकरात के हवाले से बड़े पुरुमीद हैं। लेकिन साथ साथ जो है, अगर आप ऑब्जेक्टिव हालात देखें कि उसी तरह एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं,
एक दूसरे को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है इस बात की एक जरूरत महसूस की जा रही है कि पाकिस्तान में जो सियासी तनाव है, कशीदगी, उसका खात्मा हो, और उसका सिर्फ इसलिए खात्मा ना हो कि किसी सियासी जमात को फायदा होगा, हुकूमत को फायदा होगा। पाकिस्तान को जरूरत है इस बात की कि हम लोग अपनी सियासत में इत्तेदाल लाएं। जो हर वक्त एक आग सी लगी रहती है, हर वक्त लोग घबराए हुए रहते हैं कि क्या होगा, कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है। यहाँ से हटके चीजें जो है जरा सा मामूल पर आए। उसमें ये बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई छुपी हुई बात नहीं कि पीटीआई के अहदाफ क्या हैं। पीटीआई इस वक्त तो फिल वक्त चाहती है कि जो उसके कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और उसमें जिनको सियासी कैदी कहती है उसमें जैसे यास्मीन राशिद साहिबा हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके बारे में उनके किरदार के बारे में, उनके अमल के बारे में लोग इतना आप आम तासुब भी ले लें कि यकीन नहीं आता कि कैंसर पेशेंट जो है वो किसी किस्म की दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस होंगी, जिन्होंने बहुत ही इंसानी बुनियादों पे बहुत सारे काम भी किए। तो यकीनन इस चीज की जरूरत है। फिर ये भी देखना है हुकूमत को कि एक एक फर्द के ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं, तो हर मुकदमा जो होता है वो दुरुस्त नहीं होता। हमारे यहाँ आप खुद देखिए, अंदाजा करें, भी कल परसों उजैर बलोच साहब जो लहरी गैंग से वाबस्ता मुबैना तौर पर रहे, उन पे सोचे 75 मुकदमात थे, ठीक है ना। उन 75 में से 64 में वो बरी हो चुके हैं अब तक। अच्छा, उनपे अगवा, कत्ल, दहशतगर्दी और पता नहीं क्या क्या उन पे मुकदमात कायम थे। तो जब आप जो है इस तरह की जराइम पे सजा देने के काबिल नहीं है, तो फिर आप ये तो मतलब इस तरह के लोग नहीं है कि जिनके ऊपर आप वो कर सके। तो यहाँ पर भी इमरान खान पे खुद 188 मुकदमात है, कोई कहता है 200 है। उसी तरह उमर यूब पे देख ले, बाकी लोगों पे देख ले, तो वो देखिए 2-4 मुकदमात हो ना कि आप बड़ा एक केस कहेंगे जी फला ने ये काम किया, सॉलिड मुकदमा है, उसकी तहकीकात है, उसका एविडेंस है और आपने लाके पकड़वा दिया, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो ये जो कहते हैं ना दहशतगर्द हैं, उनको आप सजा दिलवाने से कासिर है। राइट। आमिर तो साहब, में अच्छी बात होगी कि अगर ये लोग इसको नजरसानी करें। जी आमिर साहब, आप यही बता रहे हैं कि यहाँ पर सजाएं किस तरह से दी जा सकती हैं, किस तरह से नहीं होती है सजाएं, लेकिन आपने सुना राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो कैदी हैं उनकी लिस्ट बना कर दें। अब जहां तक बात है पीटीआई की, तो पीटीआई को तो खुद भी मालूम नहीं है कितने कैदी हैं, क्योंकि अक्सर ये गलत नंबर्स दे रहे होते हैं, जो कैजुअलिटीज के हवाले से, लोगों के गायब होने के हवाले से नाम भी पता नहीं होते। तो ये लिस्ट अगर बनाने चल पड़े तो मुज़ाकरात के चौथे दौर का ही इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, एक तो बात ये हुई है कि जो मेरी खुद पीटीआई के जराये से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी चौथा दौर उस वक्त होगा कि अगर तीसरे दौर में कोई पेशरफ्त होगी और कोई टेंजिबल चीज हुकूमत करेगी। जैसे उन्होंने कहा जी हमारा कम से कम मुतालबा ये कि आप जो है जुडिशल कमीशन कायम कर दें 9 मई के वाकयात के लिए और 26 नवंबर के वाकयात के लिए। अब देखना कि हुकूमत इसका क्या जवाब देती है। जाहिर है कि ये कहते हैं ना, सिर्फ गुफ्तगू बराए गुफ्तगू तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जब तीसरी मरतबा बैठेंगे आज, तो कोई हुकूमत भी दिखाए ना कि, और जाहिर है कि हुकूमत के भी कोई मुतालबे होंगे पीटीआई से, वो भी कोई फरमाइश करेगी कि आप ये काम करें। उसी तरह जिन चीजों को वो एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमारी पुलिस, ये मैंने कभी नहीं देखा था पाकिस्तान में कि सियासी कैदियों को जब आप पकड़ने जाते हैं तो उनके घरों में तोड़ फोड़ करते हैं। ये नहीं होता था। ये कभी नहीं होता था कि जब भी आप सियासी कैदी को, रहनुमा को पकड़ने जाते थे, आप कहते थे, वक्त देते थे कि भाई आप अपना अटैची बांध लें, दवाएं ले लें, और फिर आप ले जाते थे जेल में ना। हमने 12 देखा। इस पर तो इतना ज्यादा दरिंदगी दिखाई गई, जिस तरह से लोगों को पकड़ा गया। आप सोचे, आपको याद करें ना, फुटेज की टीवी तोड़ रहे हैं, फर्नीचर तोड़ रहे हैं, घर के दरवाजे तोड़ रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। ये कौन कर रहे थे? बहादुर पुलिस वाले कर रहे थे आपकी। तो बात ये कि जब आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो आपको आप क्या कर रहे हैं? तो आप जो सियासी कैदी हैं, जो जाहिर है कि सियासी कैदी में और दहशतगर्द में फर्क होता है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, फिर होता है कि अगर आप ये इसी तरह का जुल्म रवा रखेंगे तो इत्तेदाल पसंद हट जाते हैं और माशरे में इंतहा पसंदी जन्म लेती है। तो भी तो आप फायदे में आप लोगों को मार पीट के बिठा देंगे, लेकिन इसका असरात जो है बहुत बुरे होंगे। पाकिस्तान वैसे ही इंतहा पसंदी की लपेट में है। टीटीपी का चैलेंज है आपके सामने, दहशतगर्दी का चैलेंज है। अभी क्या करें कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के साथ अगर आप यही सलूक और रवैया रखेंगे तो बेहतर होगा। अपने एनलाइटेड इंटरेस्ट में हमारे जो इदारे हैं, पुलिस जैसे इदारे हैं, अदलिया है, हुकूमत है, वो चीजों पे नजरसानी करे और एक मेन स्ट्रीम मकबूल पोलिटिकल पार्टी को
जो है उसका जायज हक उसको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। और आमिर साहब, जिस तरह से हमने देखा दोनों जानिब से एक जो है लफ्जी गोलाबारी भी चली रही थी, इसी दौरान आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू सियासी कैदियों की रिहाई चाहती है, और ये तो सीधा सीधा NRO है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही मुतालबात अपने इसी तरह से सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी लिख कर आज पेश कर देती, आपको नहीं लगता बाद में सियासी तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा हुकूमत की जानिब से भी? मेरे ख्याल में इतनी बात सादा नहीं है। पीटीआई जो कह रही है, हुकूमत वाले बात को जरा से ट्विस्ट करते हैं। पीटीआई ये कह रही कि जी जो झूठे मुकदमात हैं वापस लें, ठीक है। पीटीआई ये कह रही कि आप अदालतों पे असर डालना छोड़ दें, अगर किसी की जमानत हो रही है तो जो रोडेट कहते हैं कि आप फौरन दूसरा एक जाली केस डाल देते हैं। ये तुम्हारी रिवायत है ना कि आपको एक केस में छोड़ा दूसरे में पकड़ लिया। तो हुकूमत जो अपनी इंतकामी कार्रवाइयां बंद करे, हमें पता है कि होती हैं, सिर्फ यही हुकूमत नहीं करी, हर हुकूमत करती आई है, हमारी तीसरी दुनिया में ये होता है। तो हुकूमत जो है, आप सोचिए ना कि जेल में रहते हुए इमरान खान पे केसेस बने, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हमेशा होता है कि जब आप 188 केसेस, बहुत बड़ी तादाद होती है, और या तो मान ले क्या वो उज़ैर बलोच से भी ज्यादा पहुंचे हुए हैं इमरान खान, जो मेरे ख्याल में कौम उस पर यकीन नहीं करेगी, और फिर कौम ही सवाल करेगी कि जी उज़ैर बलोच माशाल्लाह 64 मुकदमात में जो है रिहा हो जाते हैं। आज की खबर एक और बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, उनको 5 मुकदमात में कराची में बरी कर दिया गया। तो गैंगस्टर जो है वो आप उनके खिलाफ साबित नहीं कर पा रहे, इतना मतलब है आपका निज़ाम तफ्तीश इतना खराब है। तो भाई आप ये सियासी लोग हैं, सियासी मसले को उसी तरह हल करें। तो ये हुकूमत वगैरह की प्रोपेगेंडा वो करेंगे, पीटीआई भी प्रोपेगेंडा करेगी, लेकिन अगर इनको हल करना चाहिए द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, इन्हें मुज़ाकरात नहीं खेलना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि किसी मुद्दे पर ये एक दूसरे पर एतमाद भी कर लें और इत्तेफाक से उसको आगे लेकर भी चलें। आमिर साहब, सुबह सुबह अपना तजिया पेश करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि जल्द से जल्द मुज़ाकरात तो हो ही जाएंगे, लेकिन कल 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आना है, उसमें भी देखेंगे कि क्या फैसला अदालत सुनाएगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तानी ग्रीन चीता से मिलने का इस वक्त आ गया है, और मशहूर समीर अली, जो कि इस नाम से जाने जाते हैं, एक रेसलर हैं, किक बॉक्सर हैं, मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने हालिया दिनों में नेपाल में होने वाले एशियंस गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और सिल्वर मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये समीर अली का तीसरा बैनुल-अक़वामी मेडल है, और इससे कबल वो अज़रबैजान और साउथ एशियन चैंपियनशिप जीत चुके हैं। उनकी ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एहसास है। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं उनकी इस कामयाबी के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समीर, सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एशियन गेम्स में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ये बताएं क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं जीत के बाद, और लोगों की जानिब से रिस्पॉन्स अब तक कैसा मिल रहा है? खुशी तो बहुत थी जीतने के बाद। मैं ये अफसोस फर्स्ट नहीं आ सका, मैं गोल्ड मेडल नहीं ले सका, ये अफसोस है। इंडियन से हार गया फाइनल मैच अपना में। राइट। तो समीर, ये बताएं ग्रीन चीता क्यों कहा जाता है आपको? ग्रीन चीता इसलिए कहा जाता है, ग्रीन चीता में ग्रीन पाकिस्तान के फ्लैग का कलर है ना हमारे। ग्रीन उसी इसी से क्या था मैंने। और जो चीता बचपन में चीता कहा करते थे, फास्ट काम करता था, ट्रेनिंग फास्ट करता था मैं, उसमें चीता रखा अपना नाम। तो पूरा नाम ग्रीन चीता। आप में उसी तरह की एजिलिटी मौजूद है चीता की तरह की, क्योंकि ये फास्टेस्ट एनिमल ऑन प्लैनेट है, तो आप भी उसी तरह से फास्टेस्ट रिंग में नजर आते हैं। तो अभी बताइएगा, जीत कर कैसी खुशी मिली आपको? घर वाले खुश हैं आपकी इस जीत पर? घर वाले तो बहुत खुश है। घर वाले तो सेकंड पे आ गया तो बहुत बड़ी बात है एशिया के अंदर ना, बहुत खुशी की बात है। सिल्वर मेडल लेके आए, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल है समीर, आपने हम सबका सर फखर से बुलंद कर दिया है, और जनाब पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि गोल्ड है या सिल्वर, आप मेडल तो लेकर आए हैं। जनाब, मुझे ये बताएं कि एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था। हम लोग असल में इतनी ट्रेनिंग कर नहीं सका, जाने के टाइम पर इतनी ट्रेनिंग नहीं कर सका था। मैं स्पॉन्सर के पीछे बहुत भाग तो कर रहा था। स्पॉन्सर मेरे जाने से पहले 2 दिन पहले स्पॉन्सर मुझे मिला खाली। राइट। तो आपको क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? आप हमारे ग्रीन चीता हैं, तो ऑफ कोर्स हमें पता था कि आप करके दिखाएंगे। सिल्वर मेडल आपने जीता है, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने हरीफों को किस तरह से चित कर सके? क्या कोई ऐसा मुकाबला था जिसमें आपको लगा हो कि यार मैं अब नहीं जीत सकता हूँ, ये ऐसी पोजीशन है कि जिसमें सामने वाला हरीफ ज्यादा मजबूत आपको दिखाई दे रहा था? देखिए, अब इंडिया और नेपाल साथ की कंट्री है ना, वहाँ पे एशियन गेम्स में आपको पता है वहाँ इंडियन प्लेयर ज्यादा होते हैं।
और चीटिंग भी चलती है, आपको पता है। पॉइंट 2 कम पॉइंट कम रह गए थे खाली मेरे, फाइनल जीतने में 2 पॉइंट कम थे मेरे। ओके अच्छा समीर, मुझे ये बताएं कि इससे पहले कहाँ से आप मेडल जीत कर आ चुके हैं और आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? यहाँ तो सिल्वर मेडल आपने जीती है, आप कौन से इवेंट की अब तैयारियां कर रहे हैं? अभी वर्ल्ड गेम की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, वर्ल्ड गेम आने वाले 2026 में वर्ल्ड गेम की तैयारी है अभी। इससे पहले मैं अज़रबाईजान चैंपियनशिप जीत चुका हूँ जनवरी में, 2024 जनवरी में अज़रबाईजान चैंपियनशिप। वाह जबरदस्त, दिल खुश कर दिया आपने सुबह सुबह। अच्छा ये बताइएगा कि ट्रेनिंग तो आप जो है वो हमने देख ही लिया कि आप उतनी ट्रेनिंग नहीं करते जितनी बाकियों को जरूरत होती है, उसके बाद भी आप मेडल जीत जाते हैं, लेकिन खाते पीते क्या है? खाते पीते तो वही है जो आप खाते हैं, बस इसमें एग्स वगैरह ऐड होते हैं, प्रोटीन डाइट ऐड होती है ज्यादा, बस प्रोटीन। राइट, तो कोई खास डाइट आपको फॉलो करनी पड़ती है? खास डाइट तुम लोग फॉलो कर नहीं सकते ना, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं हम लोग। तो समीर मुझे ये बताएं कि स्पॉन्सर इशू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आपको बड़ी तगदो करनी पड़ी उसके लिए, तो क्या मसला क्या पेश आया था? क्या पहले से कमिटेड था या गवर्नमेंट की तरफ से अब जीत के बाद किसी ने आपसे रब्ता किया? देखो गवर्नमेंट तो हम लोग कुछ नहीं देती, मैं एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में जाते रहते, हम लोग चक्कर लगाते रहते, 2-3 महीने चक्कर लगाते रहते, वो कहती है फंड नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग, मैं 1.5 महीने तक कोशिश कर रहा था अपने स्पॉन्सर के लिए। 2 दिन पहले मैं स्पॉन्सर हुए, जो हमारे शिराज अली गाची साहब है, हमारे भाई की तरह, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत भाग के मेरे लिए। अच्छा, तो समीर ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है किस चीज़ का फुकदान आपको पाकिस्तान में नजर आता है और आपको बाहर नजर आता है कि खिलाड़ियों को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता है? आप यह देखें ना, आप इंडिया में नेपाल में एशियन गेम्स किया था, वहाँ पे पाकिस्तान से एक ही प्लेयर था, वो इंडिया से 40 प्लेयर आए हुए थे। इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए। लेकिन समीर ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है और हर एथलीट, हर प्लेयर जो यहाँ पर एक्सप्रेसो हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आप सबको मदऊ करते हैं, यहाँ पर वो यही शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि स्पॉन्सर इश्यूज हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो जनाब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका राइट है, ये हमारी पहचान है। मुझे ये बताएं कि साउथ एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ आप अपने नाम ही रखते हैं। ये बताएं कि दीगर मुल्कों के जो खिलाड़ी हैं वो, आपने कहा कि सहूलियात उन्हें ज्यादा मैसर है, इस वजह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी ज्यादा आते हैं, लेकिन आपने मुझे ये बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो टैलेंटेड भी हैं आपकी तरह और वो पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं इसी मामले से गुजर रहे हैं, ये स्पॉन्सर इशू और ये सारी चीजों से, तो थककर हारना नहीं आपकी तरह, क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, जब मेरा एशियन गेम्स का टूर्नामेंट आया था, इन्विटेशन लेटर आया था बाहर से मेरा, मैं 2 महीने से भागदौड़ कर रहा था इसके पीछे। 2 महीने भाग, तो आखिर के 2 दिनों मेरा काम हुआ है, मेरे को फ्राइडे के दिन जाना है, मेरे को काम हुआ था मेरा फिर इसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमसे बात करने के लिए। और जी मैं दिखाइएगा साउथ एशियन चैंपियनशिप मेरी। जबरदस्त, खूबसूरत। चले, अच्छा ये मूवमेंट मिस नहीं किया आपने। जबरदस्त मेडल्स हैं और काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये हाफ योर साइज है, इतने बड़े मेडल्स लेकर आए हैं, बहुत एजाज की बात है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए समीर, और हम चाहेंगे कि आपको इसी तरह से बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स मिलती रहे और आप कामयाबियां यूं ही समेटते रहें। ब्रेक के बाद आ सकते। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, अक्सर कहा जाता है कि फला बंदा खुश अखलाक और खुश खुराक है। इंसान जिस तौर तरीकों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है उसका हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत के साथ गहरा ताल्लुक होता है जनाब। खुराक इंसान की शख्सियत पर गहरे असरात छोड़ती है। मेयारी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक इंसान की सेहत के साथ साथ रवैयों में खुशगवार तब्दीली का बायस भी बनती है, जबकि गैर मेयारी खुराक और चटपटे जायकों वाली अशिया ख़राब सेहत के साथ साथ जिस्मानी और जहनी शख्सियत को भी बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। और जो हमारी ग़िज़ा है इसके असरात बराह रास्त हमारे जिस्म और दिमाग पर मुरतब होते हैं। दिमाग का ज़्यादातर हिस्सा चर्बी पर मुश्तमिल होता है, जबकि बकिया हिस्सा अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन और दीगर अज्जा से बनता है। लेकिन अगर हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिनमें फैटी एसिड पाया जाता हो तो ये दिमाग में नए खुलियों की तश्कील और उनकी बहाली में मदद भी देती हैं। और ग़िज़ाएँ जो हैं आपकी नींद पर भी असरअंदाज होती हैं। अगर आप रात को ज़हनी तौर पर खुद को अलर्ट और दोपहर
खाने के बाद गुनूदगी का शिकार महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग आपकी खुराक से खुश नहीं है। मुसलसल गैर सेहतमंद और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल अमूमन हमारे जिस्म को इंतहाई अहम अज्जा से महरूम कर देता है। इसके बरक्स मुख्तलिफ वजूहात के बायस ग़िज़ाइयत की जो कमी का शिकार लोग हैं, उनमें इंतहाई अहम ग़िज़ाई अज्जा की कमी देखने में आती है, जो नतीजतन मुख्तलिफ मुहलिक अमराज के साथ क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी का पेश खैमा बन जाती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं अनीसा सुहेल। उनसे बात कर लेते हैं। अनीसा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अनीसा, बताइएगा ग़िज़ाइयत के हवाले से किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, खासकर मौसम की तब्दीली के साथ साथ? आपने जैसे इंट्रोडक्शन दिया कि हेल्थ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप जो खाते हैं, मतलब यू आर व्हाट यू ईट, जो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं आपके बाहर भी आपकी जो ज़ाहिरी शख्सियत होती है वो भी उसका अक्स होती है एक तरह से, जो आप अपने अंदर ले रहे होते हैं, चाहे वो ग़िज़ा हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल कंजम्पशन हो, जो भी आपकी आसपास की चीज़ें होती हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती हैं, आपके मूड्स को अफेक्ट कर रही होती हैं। और अब तो साइंस इतनी तरक्की करती है, साइकोलॉजिकल स्टडीज इतना कुछ कनेक्शन बिल्ड करी है न्यूट्रिशन में और ह्यूमंस की मेंटल हेल्थ में, कि किस तरह से हम जो खा रहे होते हैं उसका डायरेक्ट असर होता है हमारे डिसीजंस पे, हमारी कंसंट्रेशन पे, हमारे आईक्यू पे, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ पे। तो हमारी जो ग़िज़ा होती है इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे आपने जिक्र किया कि जो कंज्यूम करते हैं किस तरह से वो कनेक्टेड होता है हमारे अपीयरेंस से, तो इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगी गट ब्रेन एक्सिस का। गट ब्रेन एक्सिस बेसिकली हमारा सेकंड ब्रेन कहलाया जाता है हमारा गट, क्योंकि इतना डीप कनेक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का या हमारी खुराक का हमारे ब्रेन के साथ। और उसके बाद मैं जिन ग़िज़ाओं का मैं जिक्र करूंगी जो हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें ऑब्वियसली कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट है। इनकी जो सोर्सेज हैं वो हेल्दी, आपने ऑर्गेनिक सोर्सेज कंज्यूम करनी होती हैं। हम लोग आजकल प्रोसेस्ड फूड की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और अगेन टॉपिक की तरफ आते हुए ये जो प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड या फिर सिंपली अगर मैं कहूँ जो इंडस्ट्री से गुजरे हुए पैकेज्ड फूड्स होते हैं, वो डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं हमारे हेल्थ पे, क्योंकि आपका इससे गट खराब हो जाता है, कोलोन कैंसर हो जाता है। उसके बाद इनमें ऐसे सॉल्ट्स और ऐसे प्रिजर्वेटिव्स और हाई फ्रुक्टोज सिरप्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं, आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये शुगर जो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं या जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो आपको बिल्कुल एडिक्शन कॉज कर देते हैं। और जिस तरह से एक नशावर चीज आपको अफेक्ट करती है और उसके आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से किसी भी हाई शुगर फूड आइटम या हाई शुगर प्रोडक्ट कंज्यूम करने का आपको अफेक्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इसको आप बिल्कुल अपने जिंदगी से निकाल दें और जो प्योर कुदरती जो नेचर में फूड मौजूद है उसको एज इट इज कंज्यूम करें। इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है जैसे उसको सिंपल तरीके से आपने कंज्यूम। तो अनीसा, यानी कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये सब कुछ आपकी गट से रिलेटेड होता है, तो अगर हम सुबह में जो चिड़चिड़ापन और मूड जो स्विंग्स आते हैं उसकी भी बात करें, और जिस तरह से फर्स्ट मील यूजुअली लोग जैसे हम लोग हैं वो स्किप कर देते हैं अपना ब्रेकफास्ट और उसके बगैर ही अपने काम के लिए चल पड़ते हैं, तो उसके कितने ज्यादा नेगेटिव असरात होते हैं फिर? अच्छा, वैसे तो ब्रेकफास्ट कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील्स ऑफ द डे, क्योंकि वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो आपको पूरे दिन के लिए एक रूटीन सेट कर देता है, एक आपको एनर्जी किक मिलता है और आप सारा दिन फ्रेश रहते हैं उससे। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बताती चलूं कि कुछ ऐसे डाइट्स होते हैं जिसमें आप फास्टिंग में होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरमिटेंट फास्टिंग, या कुछ ऐसे डाइट प्लान स्पेसिफिकली लोग फॉलो कर रहे होते हैं जिसमें वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप करते हैं और किसी और टाइम पे खाना खाते हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज है। बट जनरली स्पीकिंग यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग जो फीमेल्स या मेल्स होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपना नाश्ता कंज्यूम करें, क्योंकि हमारे दिमाग की जो एनर्जी, मेन एनर्जी सोर्स होती है वो
होती है। और आपके बॉडी को रन करने के लिए जिस तरह गाड़ी को फ्यूल चाहिए होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो आपको जरूर कंज्यूम करनी चाहिए। अगर मैं किसी आइडियल ब्रेकफास्ट की बात करूं तो वो आपके लिए अंडे आप लोग जरूर सुबह खाएं, क्योंकि एक तो प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देती रहती है, आपको देर से भूख लगती है, और इट्स ऑब्वियसली हाई इन प्रोटीन, तो आपको ढेर सारी उससे एनर्जी मिलती है। कोई कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का जैसे कोई ओट्स हो गए या फिर होल व्हीट रोटी या पराठा एक अच्छे 6 इंच साइज का, उसके ऊपर कुछ देसी घी या कोई हेल्दी फैट का सोर्स, चाहे वो कुछ नट्स हो सकते हैं, नट्स का मौसम भी है, तो ये आपका एक अच्छा बन जाता है। बिल्कुल ठीक। अनीसा, ये बताइएगा कि बच्चों में जब वो शुगर ज्यादा खाते हैं तो उन्हें शुगर रश हो जाता है, तो ऐसा कोई सिम्टम बड़ों में भी दिखाई देता है? बिल्कुल, शुगर रश बिल्कुल होता है, क्योंकि आपको बड़ों में भी होता है, क्योंकि आपको एक पीक ऑफ एनर्जी मिलता है, एक रश ऑफ एनर्जी मिलता है, और आप ढेर सारा आपको एकदम से पीक ऑफ एनर्जी होता है, एंड देन वो एकदम डिक्लाइन पे आता है, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज कंज्यूम नहीं की जो कि आपको सस्टेनेबल एनर्जी दे। आपने एक ऐसी चीज कंज्यूम की है जो आपको वक्ती तौर पे एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी देता है, और उसके बाद उसमें कोई ऐसी गज़ा या ऐसी कोई रिच न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो आपकी एनर्जी को सस्टेन कर सके। तो आपने बच्चों की बात की, यही चीज बच्चों में ADHD कॉज करती है, हाइपर डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो करती है, तो ये बिल्कुल होती है, बड़ों में भी होते हैं, छोटे में भी होते हैं, नुकसान। अनीसा, जब हमारी डाइट की तरफ देखें हम, तो हमें वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड नजर आती है, और वो भी कार्बोहाइड्रेट्स जो कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि हार्ड हैं और इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, और इसके अलावा शुगर नजर आती है उसमें। तो आप समझती हैं कि शायद इसी वजह से यहाँ पर लोग जो हैं जहन से कम और हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं? क्या ADHD जिस तरह बच्चों में नुमाया होने लगता है वैसे ही बड़ों में भी दिखाई देने लगता हो? मुकम्मल जो कॉज है, अगर कोई चरचरा है या कोई किसी के मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम हैं, तो उसका मुकम्मल इन्हिसार उनकी हाई कार्ब डाइट पे है या हाई कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट पे है। मैं ऐसा तो नहीं मैं कॉज कोई बिल्ड करूंगी, हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि एक अनहेल्दी डाइट डेफिनेटली आपके मूड्स पे असरअंदाज होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू ट्रूली आर व्हाट यू ईट। आपको आपके हर सेल को वही चीज जा रही है जो आप खा रहे हैं। आपको पता है आजकल क्लीन ईटिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा माना जाता है, वो इसी वजह से है क्योंकि यू फील फ्रेश व्हेन यू ईट क्लीन। राइट। तो एग्जैक्टली ऐसा है जी, खुराक के इंसानी जिस्म पर असरात होते हैं। अनीसा ने बड़ी डिटेल से मैं बताया। बहुत शुक्रिया अनीसा सुहेल, माहिर ग़िज़ा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी किस तरीके से आपकी गट और आपका ब्रेन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। आप जो खाएंगे उसका असर आपकी शख्सियत पर भी नजर आएगा। तो सोच समझ के आप हेल्दी खाएं, और ताकि आपका मूड भी खुशगवार रहे और आपके चेहरे पर भी रौनक बरकरार रहे। हम चाहेंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। अब बढ़ते हैं सेगमेंट सफ़र है शर्त की जानिब, जहां वक़ार अहमद मलिक बता रहे हैं कि चिलास की हैरत अंगेज़ तारीख क्या है, डैम की तामीर और चिलास पर कंदा कीमती तहरीरों का मुस्तकबिल। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। चिलास में हूं और मेरे साथ मारूफ समाजी शख्सियत बैठी हुई हैं, बहुत ही मुतहर्रिक हैं, मुश्ताक चिल्लासी। इनके साथ गुफ्तगू करनी है बहुत ही एक अहम मौजू पर, और वो मौजू ये है कि जिस तरीके से तब्दीली आ रही है, चीज़ें बदल रही हैं। कराकोरम हाईवे को हमने अपने सामने 3 दहाइयों में मुकम्मल तौर पे तब्दील होते देखा। कराकोरम हाईवे के आसपास जो बसने वाले लोग हैं उनमें भी तब्दीली आई, और एक तो ये तब्दीली बड़ी वाज़ेह आई कि तालीम जो है अब हर तरफ आपको नज़र आती है, और उसी हवाले से रवैयों में भी तब्दीली नज़र आई। बिल्कुल इसी तरह जो चिल्लास है वो भी बदलता हुआ नज़र आया। कितना बदल रहा है, कितना बदल गया है, और ये जो तब्दीली है किस हद तक मस्बत है और क्या कोई मनफी चीज़ भी बदली है, इस तरह की मौज़ूआत हैं जिन पे मुश्ताक भाई हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। चिल्लास इंतहाई अहम सियाती मरकज़ में इसको कहता हूँ, इंतहाई अहम शहर है अपनी आर्कियोलॉजी, अपनी हिस्ट्री और इन तमाम चीज़ों के हवाले से, अपनी लैंडस्केप के हवाले से। तो ये बताइए कि आप यहीं पले बड़े, यहीं पे आपकी सारी ज़िंदगी गुजरी, चिल्लास आपकी ज़िंदगी में आपके सामने तब्दील हुआ? यानी एक तो वो आपने तब्दीली क्या नोटिस की, और वो किस हद तक मस्बत तब्दीली थी, और क्या तब्दीलियाँ थी? थैंक यू सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया इस हवाले पे, तब्दीली के हवाले से। वक्त जैसे जैसे यूँ गुज़रता है तो तब्दीली रूनुमा होती रहती है।
लेकिन सबसे बेहतरीन और खूबसूरत तब्दीली जो है आप उसको कहा जाता है जब आपके माशरे में, आपकी सोसाइटी में एजुकेशन जो है आ जाती है। ठीक है, और एजुकेशन के साथ फीमेल एजुकेशन सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है कि जो कि बहुत ज़रूरी है माशरे और वक्त की तब्दीली के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले अगर हम चिलास को देखते हैं तरक्की के हवाले से तो इतनी तरक्की नहीं थी, और अब चिलास जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चिलास ने तरक्की की है एजुकेशन के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से और टूरिज्म के हवाले से भी है। तो कोहिस्तान में जब हम देखते हैं, कोहिस्तान से लेके और चिलास तक एक चीज़ बहुत वाज़ेह अब नज़र आ रही है कि इस पूरे खित्ते में इंतहाई फोकस किया जा रहा है ख़वातीन की तालीम को। तो क्या ये तो मेरे एक टूरिस्ट का, एक सयाह का, एक ट्रैवलर का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, या मुझे जो चीज़ें मैंने मुशाहिदा की, मैं क्या मेरा मुशाहिदा दुरुस्त है? बिल्कुल आपका मुशाहिदा सर, आपका मुशाहिदा बिल्कुल ठीक है और 100% ये दुरुस्त है, क्योंकि जो चीज़ इंसान के माशरती ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो अहम रोल है वो एजुकेशन है। जब लोगों में शऊर नहीं था तो इसकी अहमियत का इतना नहीं पता, लेकिन वक्त की तब्दीली के साथ एजुकेशन की अहमियत का पता चला और लोगों ने अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने माशरे के अंदर एजुकेशन की अहमियत समझते हुए अपने बच्चियों को और बच्चों को एजुकेशन की तरफ जो है माइल करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे तब्दीली जो है बहुत ज़्यादा रूनुमा होती जा रही है और मज़ीद इस पे काम हो रहा है और मज़ीद तब्दीली इंशाल्लाह जो है वो आ रही है। हुस्न को देखने की एक आँख होती है ना, तो वो ज़रूरी नहीं, मतलब उसकी एक तरबियत है, हुस्न को देखने की भी एक तरबियत है। हमारे जो हम पाकिस्तानी जो नॉर्मल अमूमी तौर पे जो सयाह हैं, वो शायद जो रगड ब्यूटी है अभी इतनी मैच्योरिटी थोड़ी सी कम है कि रगड ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकें। वो ग्रीनरी को तो करते हैं, वो मरीन नारायण का गान और इस तरह की जगहों को तो, लेकिन एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो फॉरेनर्स हैं वो किस हद तक चिलास की लैंडस्केप को, स्पेशली ये जो पीछे वाली लैंडस्केप है और आगे वाली, और वो जो पत्थर और इतनी खूबसूरत हैं, वो उस लैंडस्केप को वो कितना पसंद करते हैं। और डेफिनेटली अभी पाकिस्तानी भी बहुत पसंद करते हैं, बट जनरली फॉरेनर्स जो हैं, क्योंकि आपका हर वक्त उनसे वाबस्ता रहता है, तो किस हद तक वो पसंद करते हैं? जैसे अफसर आपने कहा कि पाकिस्तानी टूरिज़्म और फॉरेन टूरिज़्म के हवाले से आपने खुद ही फ़र्क बता ही दे दिया है कि पाकिस्तानी ज़्यादातर जो है वो ग्रीनरी को और फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन फॉरेनर्स के अंदर जो चीज़ मैंने देखी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये देखते हैं कि तारीख़ी एतबार से ये एरिया कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है, कितना इसकी हैसियत है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कराकू है दुनिया का तीसरा बड़ा अजूबा है जी। इस अजूबा को देखने के लिए जब वो जंक्शन पॉइंट पे पहुँच जाते हैं यूरोप पे, तो वो ये समझते हैं कि हमारी हज हो गई। इसके अलावा अगर देखे जाए तारीखी एतबार से चिलास जो है वो एक बड़ा अहमियत के हामिल है। इसमें आसार कदीमा हैं, स्टोपा हैं, इसके अंदर जो है रॉक कार्विंग्स हैं और इसके बाद यहाँ के पुराने जो है टिल्ले भी हैं और इस हवाले से चिलास को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। अच्छा, अब ये जो रॉक कार्विंग है ये बड़ी कीमती, बहुत शुक्रिया। रॉक कार्विंग जो है ये क्योंकि बहुत ही एक कीमती यहाँ पे चीज़ है, जामुन बादशाह की वजह से, क्योंकि बहुत सारी वो साइट्स तो हैं वो तो अंदर आ रही हैं पानी में। इस हवाले से कुछ एक्टिविस्ट जो हैं और कुछ लोगों ने काम किया है, वो कौन लोग हैं और किस हद तक ये महफूज हम कर सकते हैं, ये कर चुके हैं? जी वकार साहब, इस पे काम तो वैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पे इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन इससे पहले एक हमारी पाकिस्तानी खातून है जिसको आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया उसको जानती है, फरियाल गौहर के नाम से। फरियाल गौहर ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए जब यहाँ आई है और इन जो आसार कदीमों को सेव करने के लिए, लेकिन वो यहाँ आके उसको कुछ बेहतरीन रहनुमाई शायद ना मिल सकी, जिस वजह से वो रॉक कार्विंग्स के उस प्रोजेक्ट को जो है ना वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे इश्यूज आ गए हैं जो कि उसने वो काम नामुकम्मल करके यहाँ से वो वापस चले गई है। ओके, तो अब जो बाकी साइट्स हैं रॉक कार्विंग जितनी भी हैं, अब इनकी तस्वीर, इनका डॉक्यूमेंटेड तो ये है ना, मतलब इनकी तस्वीरें और वो तमाम चीज़ें तो मौजूद हैं जी। पानी में जब ये एक दफ़ा चली गई तो उसके बाद तो जी ये बहुत ही कीमती असासा है और इसके ऊपर जो है काम हो रहा है और ये गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट भी इस पर इंटरेस्ट ले रही है, इन चीज़ों को
पानी आने से पहले इनको सेव किया जाए और इसके लिए जगह बनाने के लिए इसके ऊपर काम हो रहा है और ये रॉक कार्विंग को महफूज करने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन अभी तो इतने जल्दी पानी आ नहीं रहा है इसके ऊपर, लेकिन काम इसके ऊपर हो रहा है। चिलास फोर्ट जो है बहुत अहम है, बहुत अहम, तारीखी हवाले से, हर लिहाज से। अब कोई टूरिस्ट जो है वो आता है, वो चिलास फोर्ट जाना चाहे तो क्या होगा, मतलब वो उसको इजाज़त है फोर्ट देखने की? बिल्कुल उसकी इजाज़त है। इससे पहले भी मैं खुद टूरिज्म से मेरा एक ताल्लुक रहा है, मेरे एक रिश्ता रहा है और मैं फानस को बहुत दफ़े जो है वो चिलास फोर्ट में मिले। अच्छा, वहाँ पे इजाज़त है? इजाज़त है, वहाँ पे थाना है, आप परमिशन ले लें, एक लीगल तरीके से जो है आप चिलास फोर्ट में आप फानस को भी लेके जा सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं, आप देख भी सकते मसला हैं। है ना, एक टूरिस्ट आ रहा है, ठीक है, अभी उसने बलतित फोर्ट देखना है, अलतित फोर्ट देखना है, कहीं पे उसको पता है एक टिकट लेना है, मैंने करना है, शॉर्ट टाइम बहुत शॉर्ट होता है किसी भी टूरिस्ट के पास। जी जी। अच्छा, वो इतने लंबे चक्रों में नहीं पड़ेगा कि आप इसको मैं पहले कहीं से इजाज़त लूँ, इजाज़त की भी हो सकता है कि हमारे यहाँ आपको पता है रेड टेप है, मुख्तलिफ मराहल हो सकते हैं। आपको नहीं लगता जैसे क्योंकि आपका एक इंतहाई अहम लैंडमार्क है तो इस हवाले से कुछ कोशिश करनी चाहिए कि एनीबडी कैन विजिट, यानी वहाँ पे जाके इजाज़त ले लें? नहीं, उसका सर इसका कोई ऐसा मसला इशू नहीं है, इस पे आप जा सकते हैं और इस वक्त मतलब पे इमरजेंसी बेस पे अगर आपके पास टाइम कम है तो आप विजिट कर सकते हैं। पुलिस से रिक्वेस्ट करके वहाँ पे बैठी है सिक्योरिटी बैठी है, आप हमसे कहें। हम एक दफा किया था, हमने सफर शर्त का जो पहला सीजन किया था ना 2011 में, तो उसमें हमने किया था, हम गए थे और हमने वहाँ जाके उनसे इजाज़त ली थी। एसएचओ साहब पे बड़े अच्छे, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, बड़े अच्छे थे। तो मेरे ख्याल में ये नाजरीन आप जाके तो वहाँ पे इजाज़त लेके उस फोर्ट को देख सकते हैं। फोर्ट के बारे में लेकिन पहले पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो फोर्ट क्यों अहम है और तारीखी हवाले से वो उसकी अहमियत क्या है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि मुश्ताक भाई नाज़रीन को ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग चिलास को ये चिलास समझते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद जो चिलास है वो चंद होटल्स और दुकानों और चिलास शहर ऊपर है। तो आप समझते हैं कि जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको चिलास शहर को विजिट करना चाहिए और वहाँ पे कुछ ऐसा वो मतलब उसकी अहमियत भी है और वो खूबसूरती भी है और बट्टो नाला वगैरह भी है। तो इस तरह थोड़ा सा नाज़रीन को रहनुमाई कर दीजिए कि जब वो चिलास में आएँ तो यहाँ अहम जगह कौन सी हैं जो उनको मस्ट विजिट करनी चाहिए? जी, मैं अपने नाजरीन को ये कहूँगा जब भी आप चिलास आए और मैन कैकेज से क्रॉस आप हो रहे हैं, अगर आप चाहें चिलास में स्टे करने के लिए आप स्टे कर सकते हैं और उसमें अगर आप मस्जिद टाइम आप दे सकते हैं तो चिलास जो मेन सिटी है बाबी चिलास से ऊपर की तरफ ये रास्ता जाता है, वहाँ पे आपको तारीखी जो हमारे असासे हैं उसमें से किला है जिसको चिलास फोर्ट कहा जाता है, वो बहुत कदीमी बहुत पुरानी इसके हिस्ट्री है। आप वहाँ जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत खूबसूरत वैलीज चिलास के अंदर हैं, जैसे कि फोर्ट से थोड़ा सा फासले के ऊपर जो है बोटोगा है, उसके बाद थकदास के अंदर एक नई सोसाइटी बनी है वो बहुत खूबसूरत है जिसमें हमारे आर्मी के लोग रह रहे हैं। और इसी तरह जो है दूसरे मतलब पे है कि एरिया उससे मुंसलिक जो छोटे छोटे गांव हैं बोटोगा के साथ, आप वहाँ जा सकते हैं और आपका एक विजिट जो है मजीद जो है आपके जो है वो खूबसूरत बन सकता है। तो लिहाजा मैं अपने नाजरीन से कहूँगा जब भी आप चिलास आएँ कि केस के से भी हट के आप ऊपर शहर की तरफ जाएँ और वहाँ आप घूमें फिरें, चिलास के कल्चर्स को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चिलास में आप अगर आपका स्टे है तो बाबूसर वैली भी तो एक अच्छी खूबसूरत जगह है और वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ मतलब कम से कम यानी आगे तक बड़ी खूबसूरत जगह है। तो बाबूसर वैली भी तो चिलास ही का पार्ट है ना? जी बिल्कुल, आप जैसे बाबूसर टॉप आपको कहा जाता है, ये बाबूसर वैली ही कहलाती है। जी। इसी से आप जो है रोड जो क्रॉस होकर आप चिलास आते हैं और उसी रोड से आप जो है ऊपर मतलब बाबूसर टॉप तक जा सकते हैं और इसी तरह आप नारायण काला उसके बाद बलाकोट होते हैं आप इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। तो बाबूसर वैली वैसे भी आप लोग गर्मी में आते हैं जाते हैं, मज़ीद अगर उसको आप इंजॉय करना चाहते हैं या किसी को पता नहीं है तो मोस्ट वेलकम, आप बाबूसर की तरफ आ जाएं, वहाँ के वैलीज़ को देखें, वहाँ के कल्चर को देखें, वहाँ के लोगों से मिलें, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। मैं बहुत सारे मामलात में आपसे हसद करता हूँ लेकिन एक ख़ास मामला जिस पर ज़्यादा मेरा दिल जलता है या हसद करता हूँ, जी हाँ, या जब आपके इन खूबसूरत पहाड़ों पे सूरज की आखिरी किरणें पड़ती हैं और ये बिल्कुल सोना हो जाते हैं, गोल्ड और गोल्डन हो जाते हैं, जैसे गंगा पर्वत के ऊपर अभी वो बिल्कुल टॉप हो है, गया, तो बस उसके बाद फिर मेरी जलन में इजाफा हो जाता है। मुश्ताक भाई अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम दिया। मैं इसी तरह बस जलता रहूंगा, उसको रश कह लीजिए। थैंक यू। न्यूयॉर्क
से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी निजाद अमरीकी गुलकारा, मॉडल और आर्टिस्ट अनीसा शेख मौजूद है हमारे साथ। अनीसा ने हाल ही में अली जफर की म्यूजिक वीडियो में काम करके सबको हैरान कर दिया और अब उनके नए गाने न्यूयॉर्क टू लाहौर ने रिलीज के साथ ही धूम मचा दी है जनाब। न सिर्फ न्यूयॉर्क और लाहौर के दरमियान ये गाना कल्चर्स को ब्रिज करता है बल्कि विमेन एम्पावरमेंट का एक पावरफुल मैसेज भी डिलीवर करता है। अनीसा की म्यूजिक वीडियो उनकी करेज, डिटर्मिनेशन और सेल्फ डिस्कवरी के सफर की अक्कासी भी करती है। मजीद ये कि इस जनवरी में स्पॉटिफाई इक्वल एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान भी नामजद हुई हैं फॉर एम्पलीफाइंग द मैसेज ऑफ विमेन एम्पावरमेंट थ्रू म्यूजिक। न्यूयॉर्क टू लाहौर भी उनके इसी विजन की अक्कास है कि खवातीन को अपनी रूट्स को अपनाना चाहिए और स्टीरियोटाइप्स को रिजेक्ट करना चाहिए। मजीद अनीसा से बात करते हैं। बिल्कुल अनीसा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू टुडे? Assalamu alaikum, Aliva and Hinna. Thank you so much for having me. I'm doing very well. You're most welcome. We are very glad to have you on board. सबसे पहले तो ये बताइएगा हमें, we are very excited to know about your journey. How from Miss Teen USA you became a singer? Why did you choose the music industry? Well, I feel like the music industry, I didn't choose it. It kind of chose me. Since I was a young girl, I've always been kind of writing songs, singing, playing the guitar, and it's always been my escape through happy emotions, sad emotions, times of change and loneliness. And so doing the pageant Miss Teen USA was just a coincidence. It was a friend at school asked me to do it with her. Right. And I think it was God's will I was able to win. And through that, it gave me the platform to expand on my bedroom hobby, which was just singing and playing the guitar for my family and taking it to kind of the more public eye. That's great. That's great. Since your song New York to Lahore is gaining so much popularity, तो आप बताएंगी इसके पीछे की story basically है क्या? I mean, I'm very excited, very happy about this song release. I can't believe that just writing a song for fun and trying to learn the language. There's a little bit of Urdu in it. Is gaining so much popularity and attention. I'm very excited about this. And so I wrote New York to Lahore when I was in Lahore in this past October. And I just did it for fun. I was just wanting to express my journey there. And, you know, so many times I feel like people ask me, why are you going to Pakistan? Even though your dad's Pakistani, you're in America. Why are you going there? Like a lot of the girls are trying to become more westernized that are in Pakistan. And even my American Pakistani friends that have family from there but grew up here kind of like myself but are full Pakistani, they actually ask me like, Anisa, we don't even want to go like back home. We want to be here in America. And I said, you don't understand. It's not a career choice for me. It's not to go over to Pakistan for my music. It's simply I always wanted to go see where my dad's side from. I grew up with my mom's side in America, and I'm the youngest of my dad's kids and only one in my immediate family besides him to go back and see what it's like. And so I think music is where my passion is. That's what I love to do. So when I'm over there, I might as well sing too. And I think that's where the song kind of comes from, is just like writing. I wrote it. We can already see that, and we can see you going places as well. But can you tell me, you're working with a lot of celebrities right now. We saw you with Shahzeb Rind already in the video as well. And also, you have worked with Ali Zafar. Any memorable moments? Ali Zafar working with him was amazing because I learned a lot about myself as an artist, but also seeing someone of that caliber and experiencing how they create is super beautiful because he's really talented. He's really smart and talented. He's watched out for me on set and encouraged me to be my best artistic self. And so with him, I think the most memorable moment was actually the project that we intended to work on together is still not released. It's coming out soon. Okay. But the one that was released, I know, a little teaser, but the one that was released, Yar Diakt, was actually just on a free day. We all went to Santa Monica Pier in Los Angeles, California, here in the States. And he had a new camera, and because my past was in ice skating, we were just dancing, having fun, all of us creative people in a setting without boundaries or guidelines or instructions to create art. And art was created. And then from those clips of me just having fun on the beach myself in a red dress, he then wrote Yar Diakt to that footage and released that before the real project that's coming out, which I'm very excited about. And I think the other memory from that working with him was actually I met
two of my best friends. My best friend in Pakistan, Bali Dawn, and my best friend in the States, Anna. All right, So- all right. Cool. Yeah. So we can see, Anisa, New York to Lahore carries a message of women's empowerment. Why is that message so important to you? You know, the video actually to the song depicts the struggles I faced as a young lady in the industry and, you know, not just in the industry, but in the world too. And I think it highlights how my dreams and hard work at times have been very exploited or taken advantage of. And I've been discouraged, but never let that keep me down. And so in the video, I wanted to showcase that part of my journey, but also call attention to rising above it. And then on top of that, there's a lot of I've seen in the news and also witnessed myself, even in Pakistan and globally here in America as well, but right now heightened in Pakistan and South Asia, a lot of harassment for women going on. And I wanted to depict Shahzeb Brind, who is a fighter, that what he does for a living is not just a sport that males do that's primarily male dominated. Females, if they have someone that believes in them like he believes in me in the video, can train and be at that level too. And just like right now, I'm the Spotify Equal Ambassador. I want to bring equality for women in all aspects. So I think as Pakistanis and society in general globally can lift women up and give them the same equal access to training and support that males have, we too can kind of achieve being able to stand up for ourselves in the same level of skill set that males can as well. Right. So we have a very versatile Anisa here. I'm going to test another skill of yours, your Urdu speaking skills. And this question is going to be in Urdu right now. So can you tell me, आपके अगले projects कौन से आ रहे हैं? एक को तो आपने tease कर दिया है. Oh my goodness. You're putting me on the spot. Let's see. मैं बहुत काम कर रही हूँ. Is this correct? Is this? Yeah, Tell me if I'm that's correct. gonna make me nervous. मैं बहुत काम कर रही. गाना लिख रही. Is that Right, correct? I'm working on right. writing a You're love right. song. You're doing a great job. I'm working on writing a lot of songs. Kal Gana Right. release. So we would also next like to time. hear your song as well. Can you sing it in Urdu? Sing it right now. Right in now. Urdu. Can you? A little bit. I can give the rap in Urdu. I can do the rap. Okay. Okay. अब कहाँ मैं यहाँ देखने से पता लगता ये जहाँ मैं अलग में सितारा मेरा आसमान किनारा मैंने लिए न सहारा देखो आ गई दोबारा. Wow, wow. It's cute. That's better. बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अनीसा ये 4 महीने की मेहनत है उर्दू की जो आपने गाने में दिखाई है वो कि आपको बोलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है. So Anisa, now tell us who's Anisa's inspiration? Like who have influenced you more? Yeah. Santana. He's why I learned playing the guitar. And besides Right. Santana, I mean, he doesn't even read music. So, Okay. like, he just simply can hear it. And that's really, he's the best guitar player in the world. I think the other inspiration I have would just be my family. Like, even my dad, he had a lot of medical issues. And I saw his health physically give up on him. But his character and mind and mentality, view of the world, he just kept going and lifting. Like, tough times don't last, tough people do, something he always told me. And my mom, too, she's just been always my anchor and inspiration. Yeah, tough dad. That's also perfect though, because he has been a strong motivation for you as well. Can you tell me, you talked about New York to Lahore. That's your title as well. So that explains that you live in both cities. You have experienced your life in both cities. So what are you more exciting about? Which city are you more excited about? Which feels more home to you? Well, to be honest, I don't live in Lahore yet. I visited a couple times in Alright. Islamabad, Karachi as well. I love Lahore though because it's like the music capital of Pakistan. I'm graduating my school at New York University this May, and then I definitely am able to spend and will be spending more time in Pakistan and Lahore in particular. The most exciting city I think would have to be New York, just because I'm kind of like, in me is the American work ethic. I think like the hustle and like keep going every day. But I like how in Pakistan, I feel in Lahore specifically, you're working, you're creating, but it feels like you're doing it with your family and it's more grounded. So it's not like a business transaction, which I appreciate. Oh, that's great. Nisa, in the end, what would you like to say about Pakistani people or any message for Pakistani fans?
I mean, thank you all so much for accepting my Kentucky-born American self. You know, I'm half Pakistani, and just being able to find I was always like confused between which part, who am I? Who is Anisa Lena Sheikh? And you guys are helping me discover that through something I love, which is my music. So I appreciate you all and all the support. My song comes out tomorrow, so definitely go and stream it, watch the video, and let me know what you think. And something about you all and the people of Pakistan, I have to say, you all have just opened your arms to me, and I see that not just with me, but with everyone else there, like how you all treat each other. Right, that's great message. But can you tease it in Urdu for our audience as well? What would you like me? For our Pakistani audience, a little bit. Try. Just one liner would be enough, I guess. Okay, log, it means like the people. Okay. Log, I don't know. Can we try this another? Okay. Okay. Pakistan is so beautiful. Pakistan खूबसूरत है. Pakistan बहुत, is that correct? I don't know. Yes. Listen, it's easy for me to understand right now. I'm learning, understanding, and reading. Okay. Right. Our Pakistani American singer Anisa is with us. Thank you very much for giving us time. I hope that after your song release, you get all that attention that you deserve. Thank you very much for talking to us. और आप देख रहे हैं अनीसा, जैसे लोग ये अमेरिका में हैं और अमेरिका से इस वक्त वापस पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी लोगों से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ. तो ये नहीं है सिर्फ, इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट कि सिर्फ पाकिस्तान से आर्टिस्ट वहां जा रहे हैं, आर्टिस्ट वहां से वापस भी आ रहे हैं. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. वेलकम बैक. प्रोग्राम में क्रिकेट की बात तो मस्ट है. पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज कल से मुल्तान में शुरू हो रही है और मेजबान टीम ने होम ग्राउंड का फायदा उठाने के लिए स्पिनर्स पर तवज्जो मरकूज कर ली है. दोनों टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस कर रही हैं और पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल स्पिनर साजिद खान और नुमान अली की जोड़ी भी एक साथ एक्शन में दिखाई देगी. दोनों स्पिनर्स ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करने वाली इंग्लिश टीम के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस जीतने में अहम किरदार अदा किया था. उम्मीद करते हैं इस बार भी ऐसा ही होगा. साजिद और नुमान ने मजमूई तौर पर 29 विकेटें हासिल की थी, जिसकी बदौलत 39 और पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. 19 बरस बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली वेस्ट इंडीज की टीम जब मुल्तान स्टेडियम में बैटिंग के लिए आएगी तो मेहमान टीम के बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए साजिद खान और नुमान अली की जोड़ी होगी. जी हाँ, और वेस्ट इंडीज ने आखिरी मरतबा अगर बात करें तो 2006 में पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेला था और इसे एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज खेलने का मौका मिला है. आंद्रे कोले वेस्ट इंडीज की टीम के कैप्टन है जो अपने आखिरी 13 में से सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं. टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को टफ टाइम देने के लिए कितना तैयार है, कितना नहीं, ये जरा हम जान लेते हैं. हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मौजूद हैं जी, मिर्जा इकबाल बेग साहब. अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. मीना और अली, आपको सुबह बखैर. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अली को नोट गिनने को ना दीजिएगा. 39 को ना कर देंगे तो कबाड़ हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, दूसरे वेस्ट इंडीज की कयादत जो है क्रेग ब्रैथवेट कर रहे हैं और 2 ही स्टार क्रिकेटर्स हैं उनके जो नोन क्रिकेटर्स हैं, कीमार रोच और क्रेग ब्रैथवेट. इनके भाई कार्लोस ब्रैथवेट को इंग्लिश टीम नहीं भूल सकती जब 2016 में उन्होंने लगातार 3 छक्के लगाकर इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बेन स्टोक को कोलकाता में वेस्ट इंडीज को T20 वर्ल्ड कप जितवाया था. दोनों भाई हैं. तो अब देखते हैं. अभी हमने डॉक्टर ऑफ क्रिकेट कहा ही और मिर्जा साहब ने इंसाइक्लोपीडिया अपना खोल दिया और हमारी करेक्शन भी कर दिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट मिर्जा साहब. अब आप क्या कहेंगे, ये जो हमारा जो स्क्वाड है 15 रुकनी, उस पे कमेंट करें सबसे पहले. तो देखिए ना, जिस तरह से हमने इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में रावलपिंडी में, और फिर उसके बाद हम जब साउथ अफ्रीका गए तो हमें साउथ अफ्रीका में दोनों टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई, सेंचुरियन के टेस्ट मैच में भी और केप टाउन के भी. तो वहां पिचेस डिफरेंट थी. यहाँ पर पिचेस डिफरेंट होंगी. कहा यह जा रहा है कि स्पिन ट्रैक बनाया जा रहा है. पाकिस्तान ने अपने 15 रुकनी स्क्वाड में 3 स्पिनर्स रखे हैं. नुमान अली और साजिद खान की तो आपने बात की, उसके अलावा इन्होंने अबरार अहमद को भी रखा है और सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं. तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा फोकस जो है स्पिनर्स पर होगा. और वेस्ट इंडीज की टीम इतनी जिसे कहना चाहिए बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन किसी भी हरीफ को आसान नहीं लेना चाहिए. पाकिस्तान आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 8
8वें नंबर पर है, वेस्ट इंडीज की टीम 9वें नंबर पर है। तो मतलब मुकाबला पाकिस्तान के लिए अपने होम ग्राउंड पर आई थिंक इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। तो होम ग्राउंड पर आपको लगता है कि हिकमत अमली ठीक रहेगी, जिसमें स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमने देखा होम ग्राउंड पर पहले भी परफॉर्म तो अच्छा ही किया हमने, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ऐसा ही हो। आप कुछ अगर चेंज लाना चाहेंगे तो क्या चेंज लाना चाहेंगे? देखिए, हर टीम अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लेती है और पाकिस्तान भी होम ग्राउंड का एडवांटेज लेगा। साउथ अफ्रीका गए, उन्होंने कौन सा स्पिन ट्रैक बनाया, उन्होंने भी तो फास्ट विकेट बनाए, अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लिया। तो हम अपना एडवांटेज लेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि एकतरफा सीरीज साबित होगी, ये मैं पहले से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान की टीम काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, और मिर्जा साहब मुल्तान की जो पिच है उसके वाले से भी आप बात कर रहे थे, तो फिर स्पिनर्स के लिए साजगार होगी। तो क्या आपको लगता है कि जो पेयर था साजिद खान और नुमान अली का, वो एक बार फिर से कमाल दिखाएगा? बिल्कुल, चांसेस बहुत है। साजिद खान के साथ तो इन्होंने ज्यादती की, साउथ अफ्रीकन टूर के लिए उन्हें नहीं लेके गए। नुमान अली को लेकर गए, वो क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह ड्रेसिंग रूम में बैठकर दोनों टेस्ट मैचेस देखते रहे। लेकिन अब जो है लग रहा है कि अब दोनों को खिलाया जाएगा, क्योंकि 39 विकेटें थी उनकी रावलपिंडी टेस्ट में। हालांकि उससे पहले जो टेस्ट मैच हुआ था मुल्तान में 828 रन करके इंग्लैंड ने हरा दिया था पाकिस्तान को। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ट्रैक जो है स्पिन बॉलिंग के लिए साजगार साबित होगा। अब पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन आजमाता है ये देखना होगा। तो मिर्जा साहब, 19 साल बाद वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने जा रही है, तो उनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं आपकी नजर में? देखिए, वेस्ट इंडीज क्योंकि मुख्तलिफ जज़ायर पर मुख्तलिफ ममालिक जो है, वो जज़ायर के मुख्तलिफ ममालिक उन पर मुश्तमिल टीम है। हर एक अपना अपना मुल्क है, एंटीगा अपना मुल्क है, ट्रिनिडाड अपना मुल्क है, सेंट लुइस अलग है, मतलब सारे मुख्तलिफ जज़ायर हैं और वहां पर सियासत बहुत होती है। लेकिन वेस्ट इंडीज एक जमाने में काली आंधी के नाम से मशहूर था। एक ओके, जब उनके बॉलर मुखालिफ जो वेस्ट इंडीज के कोच बने, वो किस तरह टीम को हैंडल करते हैं, ये उनके लिए भी चैलेंज होगा। और नौजवान खिलाड़ी इसमें ज्यादा है, तो नौजवान खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि अपनी जगह बनाएं, लेकिन इन कंडीशंस में पाकिस्तान के खिलाफ वो कैसा परफॉर्म करते हैं देखना होगा। देखते हैं जी। मिर्जा साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम चैंपियंस ट्रॉफी पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले पीएसएल की ड्राफ्टिंग पे बात करेंगे। सबसे अच्छी पिक किसकी थी? देखिए, पिक जो थी इन्होंने डैरल मिचेल को, जिसने इस टीम ने ऐसे प्लेयर हैं जो नक्शा पलटने की भरपूर अहलियत रखते हैं। और फिर उसके अलावा कॉम्बिनेशन भी बनाया, कराची किंग्स ने भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। दो दुनिया के सफे अव्वल के बैट्समैन डेविड वार्नर और केन विलियमसन, ये दोनों कराची किंग्स की जाने चलेंगे। विलियमसन को तो इन्होंने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रखा है, लेकिन डेविड वार्नर जो है वो $3 लाख पर आए हैं, अगर मेरी याददाश्त सही काम करती है तो उनके लिए यकीनन, बल्कि और ज्यादा रकम है, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन डेविड वार्नर चूंकि रिटायर हो गए हैं, वो लीग्स खेलने वो आए हैं, तो अब देखते हैं पीएसएल। अब की दिलचस्प बात है ना ये है कि पीएसएल और आईपीएल एक साथ मुनक्किद हो रहे होंगे, तो अब मुकाबला होगा कि व्यूअरशिप किधर जाती है, क्योंकि इस सीजन में जब आईपीएल मुनक्किद होती है तो दुनिया में कोई और क्रिकेट नहीं होती और मतलब कोई ममालिक की सीरीज नहीं होती, प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। तो अब पाकिस्तान भी पीएसएल करा रहा है उसी डेट्स में, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से। और पहली मर्तबा मार्च और अप्रैल में पीएसएल, अप्रैल और मई में पीएसएल मुनक्किद हो रही है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। मिर्जा साहब, हम तो पीएसएल जरूर देखेंगे। और ये बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी की जो इस वक्त तैयारियां भरपूर तरीके से जा रही हैं, सीट्स लगा दी गई हैं, कल हमने भी अपने नाज़रीन से शेयर किया कि क्या सूरत हाल जा रही है, तो आप तैयारियों के हवाले से क्या कहेंगे? 25 जनवरी का टाइम दिया गया, और रोहित शर्मा की आमद के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसकी खबरें थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फोटोशूट के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी तक तो अली उन्होंने कप्तान का ऐलान ही नहीं किया है। अभी तो वहां खिचड़ी पक रही है भारत में कि आया रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि गुज़िश्ता बरस उनकी कप्तानी में भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन जिस तरह उनकी फॉर्म जारी है अभी तक तो कोई तय नहीं हुआ। और चैंपियंस ट्रॉफी की जहां तक तैयारियों की बात है,
यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 1996 के बाद तकरीबन 29 बरस के बाद पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की वो किसी आईसीसी के इवेंट की मेजबानी कर रहा है। ग्राउंड्स की सूरत हाल, गद्दाफी स्टेडियम पर सबकी नजरें मरकूज है कि गद्दाफी स्टेडियम का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो, बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और भारतीय मीडिया बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमारे कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बेचारे जाके कुर्सी पे बैठ के बताते हैं कि कुर्सी लग गई, ये कलर होगा, वो कलर होगा, तो भारतीय मीडिया उसका मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, कुर्सियां हर स्टेडियम में लगती हैं, आप जाकर उसको इतनी हाइप दे रहे हैं कि बस वो कुर्सी। और एक यूट्यूबर तो बता रहा था कि ये फोल्ड हो सकती है, बीच में से अलग होगा, ऐसा लग रहा था कि उसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है कि इसको रेनोवेट कर रहा है। नेशनल स्टेडियम की भी बिल्डिंग फार एंड की अभी कंप्लीट नहीं हुई। 25 जनवरी तक दुआ करेंगे सब चीजें मुकम्मल हो जाए। जबरदस्त। अच्छा मिर्जा साहब, और दूसरा ये कि जो ओपनिंग सेरेमनी है उसकी डेट के हवाले से भी बात चल रही है, क्या कंफर्म डेट 17-18 कहा जा रहा है, जरा क्विकली बताइएगा। देखिए, अभी तक कोई इन्होंने ऐलान नहीं किया है, और जो उस तरह की ना हो जो पीएसएल की ड्राफ्टिंग में हुआ, जहाँ माइक नहीं चल रहे थे, हम खुद ही मौके देते हैं, माइक नहीं चल रहा तो कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय मीडिया मजाक उड़ा रहा था। मोहसिन नकवी साहब को इस जानिब देखना चाहिए कि मिसमैनेज तकरीब हुई। हालांकि पीएसएल ब्रांड है, 10 साल हो गए हमें, लेकिन मजेदार नहीं थी। हाँ मिर्जा साहब, भारतीय मीडिया का भी क्या मसला है? उनको, आपको पता है कि हम अच्छा करें बुरा करें, उन्होंने मजाक तो उड़ाना ही होता है। बहुत शुक्रिया, आपने पूरा एक तस्वीर कशी की। इस वक्त जारी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, तो क्रिकेट के लिहाज से बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक दफा फिर मोहसिन नकवी को एक क्रेडिट तो जाएगा कि चाहे कुर्सियां लगे, चाहे बैरियर्स लगे, चाहे स्क्रीन लगे, चाहे जो है आराइश का काम हो, वहाँ वो हो तो रहा है, जो कि खुश आइंदे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। साथ ही हमें दीजिए एक्सप्रेसो से इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।